जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दिल मिलाते रहो। प्रिय साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशंस रिवॉल्यूशन बाय पुनीत सत्यार्थी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आप लोगों के लिए आज जो विषय लेकर के आए हैं, जो टॉपिक लेकर के आए, वो हमारा टॉपिक का नाम है व्यंजन। अब देखिए, पिछले क्लासों में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर का विभिन्न तरीके से वर्गीकरण पढ़ा, उनके भेद पढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? व्यंजन। देखिए, ये जो टॉपिक है ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, या सुपर टेट हो, या बीटीसी हो, या डीएलएड हो, सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्यंजन, जैसे कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला पर अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, जिस पर स्वरों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो स्वयं में राजा होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर, जिनको बोलने के लिए, उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन क्या है? अन्वग भवति व्यंजनम। व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप लोग ये भी समझते चलें, जानते चलें कि जैसे कि हिंदी में जो स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं, उसी भांति संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसे कि संस्कृत में जो हमारी वर्णमाला होती है उसको हम कई नामों से भी जानते हैं, जो कि इस प्रकार से है: चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र और शिव सूत्र। और इसमें भी स्वर एवं व्यंजन होते हैं। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। क्योंकि अच इसलिए कहते हैं, जैसे कि संस्कृत की वर्णमाला कुछ इस प्रकार से है: आ इ उ ऋ, रि रि क, ए औ ग, ए औ च। ये जो चार सूत्र हैं इनको स्वर कहते हैं संस्कृत में, आ से लेकर के अच तक। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? संस्कृत में जो स्वर हैं उनको हम अच कहते हैं। व्यंजन को संस्कृत में हल इसलिए कहते हैं क्योंकि हैवरट से लेकर के अंत जो सूत्र है हल तक, वहां तक हमारे व्यंजन होते, इसलिए हम व्यंजन को हल भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा है व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन को हम इस प्रकार से देखते हैं: अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम। क्या? अन्वग भवति व्यंजनम। देखिए, यानी कि व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले ना जा सकें। यानी कि व्यंजन वे वर्ण हैं, वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सके। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं
हो सकता है। ठीक है। अन्वक भवति व्यंजनम, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। और पिछले क्लास में तो हमने एक कहानी के भी माध्यम से आपको बताया था, आप लोगों ने ना देखा हो तो जरूर वीडियो को देख लेना। अब जैसे समझते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके, जैसे का प्लस आ बराबर का, खा प्लस आ बराबर खा, गा प्लस आ बराबर गा। यानी कि अगर हम का उच्चारण कर रहे हैं, का इसमें आ रहा है ना, गा आ रहा है, तो जो व्यंजन है वो स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। यदि हम स्वर को उच्चारित करें, बोले आ, तो इसमें तो का नहीं आ रहा है ना, आ, इसमें तो कहीं भी खा का चा नहीं आ रहा। लेकिन जब हम व्यंजन को बोलेंगे, व्यंजन का उच्चारण करेंगे, तो उसमें आ जरूर शामिल रहता है। इसलिए कहते हैं कि व्यंजन को जो है बिना स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। और व्याकरण में जो शुद्ध वर्ण होंगे, व्याकरण में ये पॉइंट और भी समझना अत्यंत जरूरी है। देखिए यहां पर है, व्याकरण में, चाहे व्याकरण में संस्कृत में या हिंदी में, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, व्याकरण में जो व्यंजन, यानी कि व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। क्या करते हैं, जो हमारे व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। हलंत आप लोग समझ रहे हैं, हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे कि इसे समझ लो, ये हमारा का, चा, ता, इस प्रकार से। ठीक है। इसलिए इनको क्या कहेंगे, इसलिए इनको हम कहते हैं क्या, यानी जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनको हलंत के साथ लिखना जरूरी होता है, जो शुद्ध व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। और इन्हें जो है, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। इसलिए क्या इन्हें कहते हैं, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। कहा भी गया है श्लोक में, श्लोक के माध्यम से समझ लेते हैं। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु क्लुप्तो ज्यो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। स्वर जब पढ़ा रहे थे तो ने बताया था कि जिस स्वर में उच्चारण करते समय एक मात्रा काल का समय लगे तो उन्हें ह्रस्व स्वर, दो मात्रा काल का समय लगे तो दीर्घ स्वर, और तीन मात्रा काल का समय लगे तो प्लुत स्वर समझना चाहिए। और व्यंजन की आधी मात्रा जाननी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि व्यंजनम इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है, यानी कि व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। किसको, व्यंजन को, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, इसलिए व्यंजन को अर्धमात्रिक भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। कितनी है बच्चों, 33 है। तो देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजन जो है 33 है। कितने हैं,
कुल व्यंजन 33, जिसमें से हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है, कितने हैं 25, और अंतस्थ व्यंजन कितने हैं 4, और ऊष्म व्यंजन जो हमारे कितने हैं 4, यानी कि 25 4 29, एक इधर 30 3 33, तो कुल व्यंजन कितने हैं 33 हैं। और अगर व्यंजनों के प्रकार की बात करें, व्यंजन के प्रकार की जब बात करेंगे तो व्यंजन जो है, व्यंजनों के 3 भेद हैं। पहला हमारा भेद है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और हिंदी में जो व्यंजन है वो अन्य भी व्यंजन वर्ण है, जैसे कि संयुक्त व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो व्यंजन के प्रकार हैं, जो भेद हैं, वो 3 हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अन्य जो व्यंजन है उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।